नमस्कार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम पहुंचती है राजस्थान के अलग अलग अंचलों में और प्रगतिशील किसानों के साथ ही साथ कृषि संस्थाओं की आपको सैर करवाती हैं। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंच चुकी है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक। और इसी के साथ अब हम इस किसान संगोष्ठी को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जो विषय रखा है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। साल भर किसान और पशुपालक की आमदनी कैसे बनी रहे, किस तरह से वो भेड़ पालन और उन्नत पशुपालन करके अपनी आर्थिक राह को और अधिक मजबूत कर सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, खेती किसानी बदल रही है, पशुपालन बदल रहा है, ऐसे में आपको साल भर आमदनी बनाए रखने के लिए किन किन माध्यमों को अपनाना होगा, कौन सी राह अपनानी होगी, किस तरह से वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना होगा और किस तरह से उन्नत पशुपालन और विशेषकर भेड़ पालन करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सतत इनकम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पशु का प्रजनन, उसका एक निरंतरता उसमें बनी रहे और उत्पादन तभी रहेगा जब उसके प्रजनन क्षमता अपने संपूर्ण रूप से चलती रहेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोई भी पशु है, चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, अगर वो समय पर बच्चा देती है तो उसका उत्पादन बना रहेगा। विशेष तौर पर अगर हम गाय भैंस की बात करें तो गाय अगर 12 से 14 महीने में दोबारा बच्चा दे दे या प्रति वर्ष एक बच्चा अगर दे दे तो उसकी प्रजननशीलता उत्तम मानी जाती है। इसी प्रकार अगर भैंस 15 से 16 महीने में भी दोबारा बच्चा दे तो उसका उत्पादनशीलता बनी रहती है और आपकी इनकम या आय का एक निरंतरता के लिए ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए ज़रूरी है कि पशु के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खान पान और उसकी नस्ल का अच्छा होना भी बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ आजकल बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक विधियां भी हैं जिसके सहायता से हम उसके प्रजननशीलता को निरंतरता उसमें बनाए रख सकते हैं। विशेष तौर पर आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह कृत्रिम गर्भाधान एक बहुत ही एक बेसिक, जिसको हम सहायक प्रजनन विधि के रूप में जानते हैं, हर पशुपालन की एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक विधि है और पूरे देश में आजकल बहुत ही अच्छा, सबसे प्रतिष्ठित ये विधि मानी जाती है और इसके कारण जो आनुवांशिक सुधार जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। और गाय भैंसों में अगर हम बात करें तो उसके लिए, जैसे हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में यहाँ राठी नस्ल की गाय, उसके बाद थारपारकर एक बहुत ही एक जो कहते हैं यहाँ का ख़जाना है, उसके साथ नारी, सांचौरी, इन सब पशुधन या गोवंश में बहुत ही आवश्यक है कि उसमें आप जो सहायक प्रजनन विधियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि आप वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी आय में वृद्धि होगी, उत्पादनशीलता बढ़ेगी और निरंतरता इसमें आएगी तो किसान खुशहाल होंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल ना केवल कृत्रिम गर्भाधान, उसके साथ साथ और बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां हैं, जैसे भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक या सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी, जिसका सुबह में भी हमने जिक्र किया है कि उसका भी उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर गिर नस्ल की भी गाय हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई, जिसको हम रैंडी गाय के नाम से भी जानते हैं, वो उसमें भी आजकल बहुत ही अच्छा सेक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध है। उसका भी हम उपयोग करके पशुपालन को नया आयाम दे सकते हैं, जिससे कि आपकी वृद्धि निरंतर रूप से होती रहे और हमारा किसान भाई खुशहाल बना रहे। वैज्ञानिक संवाद में आज आप रूबरू हो रहे हैं कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिकों से और हमारी टीम इस समय आपसे सीधी रूबरू हो रही है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक से। हमारे साथ हैं दूरदर्शन केंद्र जयपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम राकेश जैन साहब। आपका 35 सालों का अनुभव है प्रसारण का। आइए जानते हैं कि किस तरह से किसान की खुशहाली के लिए, देश और राज्य की खुशहाली के लिए कृषि और पशुपालन किस तरह से एक बहुत बड़ा क्षेत्र साबित हो सकता है। जानते हैं राकेश जैन साहब से। किसान भाइयों नमस्कार। खेती और पशुपालन तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ नवाचार किया जाए, अब हम किस तरह से उसको बेहतरीन करें ताकि हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिल सके, हमारी आय अच्छी हो सके, हमारे घर में समृद्धि आ सके, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे किसान बन सकें, नवाचार कर सकें और खेती के संग संग जो पशुपालन के माध्यम से हमको निरंतर आय मिल सके, उसके लिए हम कार्य कर सकें। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और हमारे सामने इतने देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हमको ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने नए नए प्रयोग करके
किस तरह से नए-नए आनुवांशिक किस तरह से हम लोग पशु की नस्ल में सुधार कर सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं। किस तरह से कम दर में हमें पशु आहार उपलब्ध हो सके, जिससे हमारे पशु स्वस्थ रह सकें और अधिक उत्पादक बन सकें। तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि आज हमारे संग 2 बड़े संस्थानों के विशेषज्ञ और निदेशक यहाँ मौजूद हैं, तो हमें देखना अवश्य चाहिए कि हम किस तरह से इनकी बातों को सुन सकें और सुन के अपने जीवन में पालन कर सकें और पालन करके अपने पशुओं पर इसका प्रयोग कर सकें। दूरदर्शन का सदैव ये प्रयास होता है कि आपके मार्गदर्शक बन सके, आपका मित्र बन सके और आपके लिए जो कुछ चाहिए हो, जो कुछ आपको जानना चाहते हो, खेती के समय खेती में क्या चीज़ चाहिए, पशुओं के पालन के समय क्या कुछ पशुपालन में आपको चाहिए, उन सब की जानकारी आपको वहीं अपने घर बैठे हुए प्राप्त कर सकें। तो हमारा ये प्रोग्राम आप अवश्य देखना, इसको निरंतर देखिए आप। हर दिन आपको कुछ-कुछ ऐसा नया मिलेगा, जिससे कि आपको लगेगा कि आज तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हम अगर ये काम करेंगे और हम ये प्रयोग करेंगे या इस तरह की हम विधि का पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में, हमारी खेती में, हमारे आर्थिक समृद्धि में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो आप इन सबको देखिए, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ बैठने का बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है और विशेषज्ञों की बातें सुनने का अवसर मिल रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि जैसे हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी हर एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पशुओं का स्वास्थ्य हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जानकारी देंगे आपको हमारे संस्थान के जी सोनावाले साहब। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे हम देखते हैं कि हम अगर बीमार हो जाते हैं, तब हम घर पे बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, उससे हमारी आमदनी में और रोज़मर्रा के काम में फ़र्क पड़ता है और कमी आ जाती है। वैसे ही पशुओं के बारे में है, अगर पशु बीमार है तो उसके उत्पाद में कमी आ जाती है, दूध में कमी आ जाती है। कहीं-कहीं ऐसे रोग हैं कि उसमें जानवर की मृत्यु हो जाती है। जैसे हम बड़े जानवरों का सोचें अगर, तो एक जानवर अगर मर गया तो हमें 50,000 से 1.5 लाख तक का नुकसान हो सकता है। और छोटे पशु में अगर एक छोटा पशु मर गया तो उसका हमें 10 से 15,000 का नुकसान हो सकता है। कुछ-कुछ बीमारियाँ ऐसे हैं कि जो आपके 100 में से करीब-करीब 70-80 भेड़ें भी या बकरी भी मार सकती है। तो ये बीमारियाँ अपने रेवड़ में या अपने पशु में ना आए, इसके लिए इनकी रोकथाम जो है हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक सरल उपाय है कि सारे पशुओं का, अपने रेवड़ में जितने पशु हैं उनका हमें टीकाकरण करने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर भेड़-बकरियों में हमें देखें तो कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो बहुत घातक हैं और नुकसानदायक है। जैसे कि पीपीआर। पीपीआर जिसको अपने किसान भाई काला छेरा भी बोलते हैं। तो ये बहुत भयानक बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके लिए हमें टीकाकरण करने की आवश्यकता है। दूसरी एक घातक बीमारी होती है जो छोटे जानवरों में आती है, फड़कियाँ। इसमें भी आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों फड़कियाँ और पीपीआर का टीकाकरण करें। इसमें छोटे पशुओं में और एक महत्वपूर्ण ये है कि पेट के कीड़े जो होते हैं, इससे हमें ज़्यादा किसानों को नुकसान होता है। इसलिए पेट के कीड़ों की दवाई आप बारिश में अगस्त महीने में एक बार साल में, राजस्थान के लिए एक बार साल में आप दे सकते हैं और इससे जितने भी पशु के पेट में कीड़े हैं वो मर जाएंगे और उससे जो नुकसान होने वाला है वो आप टाल सकते हैं। इसके अलावा, टीकाकरण के अलावा अपने बाड़े की साफ सफाई रखनी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मक्खियाँ हैं, मच्छर है या कीटाणु है, अन्य कीटाणु है, वो रोग फैलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब लंपी डिजीज़ आया था, उसमें जो मक्खी है वो बीमारी फैला रही थी। वैसे ही जैसे मच्छर के बारे में आप देखें तो मलेरिया फैला था। इस तरह के जो कीटाणु है, इनको कम करने के लिए हमारे बाड़े की साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है और इसमें जो चिचड़े होते हैं इनका कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ आप ख्याल रखिए कि आप जो दाना जानवर को खिला रहे हैं वो सूखा है या नहीं है। अगर वो गीला हो जाता है तो इसमें फफूंद आ जाती है और वही चारा विषैला बन जाता है। अगर पशु को हम ये विषैला चारा खिलाएं तो पशु को नुकसान हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये 2-4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आप साल में आप अपने पशु से ज़्यादा उत्पाद कमा सकते हैं। धन्यवाद।
केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान आविका नगर से निदेशक महोदय तोमर जी महोदय और मेरठ से निदेशक महोदय जी और लीलाराम डॉक्टर महोदय जी और सभी डॉक्टर महोदय साइंटिस्ट से मेरा निवेदन है कि पशुपालन के लिए कहाँ से ट्रेनिंग की जाए जिससे हमारे किसानों को अच्छी उत्पादन, अच्छा दूध, अच्छा उनका स्वास्थ्य, अच्छा सीमेन जो आगे से आगे हमें अच्छा भविष्य में किसान लोग आगे बढ़े और उनको उत्पादन मिले। सभी को नमस्कार। आज इस किसान चर्चा में उपस्थित दो संस्थानों के निदेशक डॉक्टर तोमर साहब, डॉक्टर मोहंती साहब और मेरे प्यारे साथी किसान भाइयों, ये एक बहुत ही अथक और एक अच्छा प्रयास है कि इन्होंने आज डीडी दूरदर्शन ने ये एक कृषि चौपाल और किसान चर्चा हमारे बीच यहाँ फील्ड में आके रखी है। और जो किसान भाई ने अभी जो सवाल पूछा है, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें सबसे पहले जानना है कि हम भेड़ बकरी या जो भी पशुपालन कर रहे हैं, उस पशुपालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं करेंगे तो एक सिर्फ हम आजीविका के लिए एक पशुपालन कर रहे हैं, और उस आजीविका के नहीं, आजकल जब वर्तमान जो परिदृश्य बदल रहा है उसमें हम इसको व्यावसायिक रूप जब तक नहीं देंगे तब तक इसमें हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो जो आपका सवाल था कि हम प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें, तो मेरा ये मानना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली है उसमें लगभग 113 संस्थान हैं जो विभिन्न विषयों पर पशुपालन में और जो क्रॉप के अंदर वो अपना अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। पशुपालन की मैं बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 संस्थान हैं, जो एक हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है जो भेड़ बकरी और खरगोश पालन के ऊपर हम प्रशिक्षण किसानों को देते हैं। ये प्रशिक्षण का जो हमारा जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम एक 8 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। जो सारे ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे संस्थान में संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो संस्थान में रह के ही उसके अंदर हम प्रैक्टिकल रूप में और थ्योरेटिकल रूप में प्रायोगिक भी करवाते हैं उनको, और व्याख्यान के माध्यम से भी किसानों को हम अवगत करवाते हैं कि हमारे संस्थान में क्या क्या गतिविधियां हो रही, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, जिनको किसान भाई देख के सुन के उनको अपने क्षेत्र पे अपना सकता है। और ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, जो राजस्थान में हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से भी किसान भाई अपना जो क्रॉप के रिलेटेड है या पशुपालन से संबंधित है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आविका नगर संस्थान में किसान संगोष्ठी के अंदर आज 2 दिवसीय गोवंश प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ संस्थान के निदेशक महोदय या वरिष्ठ वैज्ञानिकों से कि भेड़ और बकरी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए कहाँ से होता है या नहीं होता है, होता है तो कहाँ से हम प्राप्त करें और किसे हम सहयोग करें। राम कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान संभव है क्या, और इसको यदि करें तो हम किस तरह से किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आविका नगर की तरफ से कि भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान संभव है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे ही संस्थान में एक अविकाशील टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। उसमें जो स्पंज टेक्नोलॉजी है, उस स्पंज को हम भेड़ों में रखते हैं 12 दिन के लिए। 12 दिन के बाद में हम उस स्पंज को निकाल लेते हैं और उसके बाद 36 से 48 घंटे के अंदर अंदर भेड़ जो है वो गर्मी में आ जाती है। उसके बाद में हम उसमें नेचुरल मेटिंग भी करा सकते हैं और कृत्रिम गर्भाधान भी करा सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो अच्छा जो मेंढा होता है उसका जो वीर्य उसको हम कलेक्शन करते हैं और उसको आप प्रोसेस करके उसी से हम लोग कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। इसके लिए हमारे संस्थान ने एक अभी चलती फिरती लैब बनाई है अविमेल, जिससे हम किसानों के द्वार पे जाके भी उनके ही यदि रेवड़ में कोई अच्छा मेंढा हो उसको हम यूज में करते हुए भी हम उनके ही द्वार पे कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। मेरा आपसे सभी वैज्ञानिकों से सवाल है कि पशुओं को परस्पर पूरा साल कैसे हरा चारा प्राप्त हो। इंटर्नशिप के लिए आए हुए स्टूडेंट से करण देव ने बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पूछा है, क्योंकि हरा चारा वर्ष भर पशु को उपलब्ध कराना कोई आसान बात नहीं है। विशेषकर 2 समय साल में चारा अभाव काल आता है, एक मई जून में, एक नवंबर दिसंबर में। मई जून में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जो भी हम फसल हरे चारे के लिए लगा रहे हैं उसकी बढ़वार नहीं हो पाती, तो हमें हरा चारा की कमी महसूस होती है। और नवंबर दिसंबर में जो भी हम ज़्यादातर हरा चारा, रिचका, बरसीम वगैरह ये लगाते हैं, तो इसकी बुआई करने के 40 दिन बाद पहली कटाई ले पाते हैं, तो उन 40 दिनों में भी हम हरा चारा पशु को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अब इस समस्या का समाधान इस प्रकार से है कि हम बहुवर्षीय
हरा चारा लगाएं, वो फसलें लगाएं जो 3-4 साल चलती हो। जैसे हाइब्रिड नेपियर एक बार खेत में लगा दी 4-5 साल चलेगी। इसी तरह से जो रिचका है वो 3 साली रिचका भी आता है, उसको लगाएं। इसके अलावा हेज लूसन एक ऐसी नई फसल है जिसको भी हम खेत में लगा देंगे तो प्रति वर्ष 5 से 6 कटिंग देती है और ये भी 4-5 वर्ष उसमें खेत में रहती है। तो इस तरह से चारा अभाव काल में हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम हरा चारा पशुओं को कैसे खिलाएं। और इसका स्थायी समाधान ये है कि हम चारा वृक्ष लगाएं। किसान अपने खेत के मेड़ के ऊपर चारों तरफ हरे वृक्ष लगाएगा, जैसे अरडू है, नीम है, खेजड़ी है, बबूल है, सीरस है। ये चारा वृक्ष अगर हम अपने खेत की मेड़ पे लगाएंगे तो वो वायु अवरोधक का काम भी करेगा, नमी भी ज़्यादा रहेगी और चारा हमें सतत रूप से जब भी हम चाहेंगे तो हमें हरा चारा प्राप्त होगा और कभी भी हरे चारे की कमी नहीं आ पाएगी। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम किसान वैज्ञानिक संवाद, सीधा आपके लिए, और वो भी कहाँ से? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर से। आज आपने जाना कि किस तरह से पशुओं का स्वास्थ्य रखना है, किस तरह से उन्हें हमारा आवास का, भोजन व्यवस्था का, रोग नियंत्रण, ये सारी चीज़ें उनके उत्पादन को प्रभावित करती है। और यदि हमें उत्पादन अच्छे बनाए रखना है, साल भर आमदनी लेनी है, और वैसे भी कहा जाता है कि खेती किसानी और पशुपालन का आपस में गहरा संबंध है, और यदि किसान पशुपालन नहीं करेगा तो उसकी साल भर आमदनी कैसे बनी रहेगी। और इसीलिए देश भर का ये प्रख्यात जाना माना संस्थान है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर। डॉक्टर तोमर के नेतृत्व में यहाँ की पूरी वैज्ञानिकों की टीम रात दिन लग के 24/7 किसानों और पशुपालकों के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है और पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। आगे भी हम आपको इसी तरह के रोचक किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रमों से रूबरू करवाते रहेंगे और हमारी टीम राजस्थान के अलग अलग कोने में जाएगी, अलग अलग किसानों के अंचलों के खेतों तक पहुंचेगी और आपके लिए बेहद रोचक जानकारियां जुटाकर लाने का प्रयास करती रहेगी। एक बार धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को जोरदार तालियों के साथ। दूसरा धन्यवाद किसानों की तरफ से हमारे वैज्ञानिकों का, और सबसे विशेष आभार मेरठ से आए निदेशक महोदय का, जो पूरे भारत के गौवंश अनुसंधान के संस्थान के निदेशक है, डॉक्टर मोहंती सर का, और पूरी वैज्ञानिकों की टीम का। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मिलते रहेंगे और आगे इसी तरह से ये कारवां बढ़ता जाएगा और हम पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाते रहेंगे। आज हमें आज्ञा दीजिए। देखते रहिए डीडी राजस्थान का किसान हितैषी, किसान कल्याणकारी कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।